चैप्टर भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूरी तो खैर पूरा सिलेबस ही है ना। शांत हो जाओ पहले। देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको आता है, फिगर से भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिगर में इस चैप्टर से दो दो नंबर में जैसे शुक्राणु का संरचना आएगा, उसके अलावा ब्लास्टोसिस्ट आएगा, उसके अलावा आपको ब्लास्टोसिस्ट के अलावा अगर आता है 2 नंबर में तो एक और आएगा, जैसे ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में लिख के कभी देगा कोरक पुट्टी, ठीक, वो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा हमारा हमारा कि ग्राफियन फॉलिकल का संरचना। तो ये तो नंबर में आता है, फिगर आया था ब्रेसन के अनुप्रस्थ काट का संरचना। अब बोले ब्रेसन का बनाना और बनाया है ब्रेसन कोश का, ठीक ठीक। ज्यादातर लोग गलत फिगर बनाया है, तो गलत फिगर बनाइएगा, ये नंबर नहीं मिलेगा। ब्रेसन के अनुप्रस्थ काट में ब्रेसन के आंतरिक भाग को दिखाना है, ठीक। ब्रेसन कोश में हमारा दो ब्रेसन दिखाते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंगुइनल कैनाल, वो सब क्या है ब्रेसन कोश में आ जाएगा, ठीक ठीक। तो ध्यान रखिएगा फिगर जो पूछे उसी को बनाना है, दूसरा फिगर नहीं बना देना है, ठीक। उसके अलावा इस 5 नंबर फिगर आता है अंडाशय का। तो फिगर वाला क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मुख्य आएगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग मानव जनन तंत्र का अगर बात, मानव जनन चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ना है पहला टॉपिक नर जनन तंत्र, फिर मादा जनन तंत्र, फिर युग्मक जनन में शुक्राणु जनन प्रक्रिया और हमारा अंड जनन प्रक्रिया। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारा भ्रूण परिवर्धन, प्रसव और लास्ट में दुग्ध स्राव, यही टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ जब पढ़िएगा शुरू में इंट्रोडक्शन वाला भाग में आपको की पॉइंट इतना चीजें लिखा हुआ है कि मानव जो होता है वो कैसा जंतु है, एक लिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु कहने का मतलब क्या हो गया कि नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। मादा में जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होते हैं, और मानव कैसा है, सजीव प्रजनक या जरायुज। सजीव प्रजनक या जरायुज का मतलब क्या है कि वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देता है, क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। अंड प्रजनक मतलब जो अंड उत्पन्न करते हैं, ठीक। देखो इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक में चैप्टर को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नर जनन तंत्र पढ़ना है। नर जनन तंत्र को अगर हम लोग देखें, ये सब एनसीईआरटी का टॉपिक है। देखो नर जनन तंत्र को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। 3 भाग कौन कौन है, सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग उसको कहते हैं जिसमें हमारा युग्मक का निर्माण होता है। तो अगर नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग के रूप में कौन होता है, ब्रेसन होता है। दूसरा हमारा है सहायक जनन अंग, या उसी को द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। सहायक जनन अंग में जनन नलिका आता है और जनन ग्रंथि आता है। जनन नलिका में टोटल नर में 4 जनन नलिका है। सबसे पहले है हमारा ब्रेसन जालिका, दूसरा शुक्र वाहिनिकाएं, तीसरा है हमारा अधिवृषण, चौथा है शुक्रवाहक, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है जिनको दिक्कत हो। और ग्रंथि में 3 ग्रंथि कौन कौन, शुक्राशय, पुरस्थ और कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि को और अलग अलग नाम है, जैसे बलवा यूरेथ्रल, हिंदी में एनसीईआरटी लिखता है कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ठीक। ग्रंथि का संख्या कभी अगर पूछे तो शुक्राशय का संख्या कितना होता है, 1 जोड़ा मतलब 2 होता है। पुरस्थ ग्रंथि का संख्या 1 होता है, और कॉपर ग्रंथि जिसको बलवे उसका भी संख्या 1 जोड़ा होता है। तीनों ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि का नाम बताइए, कॉपर ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि तो शुक्राशय हो जाएगा, उससे बड़ा हमारा बीच में पुरस्थ होता है, ठीक। देखो फिर तीसरा है बाह्य जनन अंग के रूप में क्या है, सीसन है। इसके बाद एनसीईआरटी आगे पढ़िएगा तो नर जनन तंत्र में पहले इंट्रोडक्शन में लाइन लिखता है कि मानव का जो नर जनन तंत्र होता है शरीर के किस हिस्सा में पाया जाता है, तो उदर गुहा के पेल्विस रीजन में। कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के
पेल्विस रीजन में कौन कौन सा अंग शामिल होता है नर जनन में, जो कि ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक देखो देखो अब यहाँ पे ये है कि हमारा ये संरचना लोग बना दिया था। तो ये संरचना एक्चुअल में हमारा ब्रेसन का अनुप्रस्थ नहीं है। ठीक ये संरचना क्या है, ब्रेसन कोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रेसन में देखो केवल ब्रेसन लेके छोड़ दिया गया है, इसको डिटेल नहीं किया गया है। ठीक तो ये जो संरचना है ये हमारा उस पर्पस से जैसे एक लाइन लिखता है कि हमारा ब्रेसन हमारे शरीर के बाहर होते हैं, ब्रेसन कोष में शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ब्रेसन कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसीलिए ब्रेसन कोष में पाया जाता है। तो ये संरचना किसका है, ब्रेसन कोष का है हमारा। तो ये ब्रेसन कोष हमारा ऊपर के उदर किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्पर्मेटिड कॉर्ड के द्वारा। इसके बीच में जो कैनाल होता है, नलिका होता है, उसका नाम क्या होता है, इनगुनल कैनाल कहते हैं। और ये हमारा ब्रेसन कोष हेयर भी बना हुआ रहेगा, देखिएगा फिगर तो। अब ये ब्रेसन कोष हो गया, ब्रेसन कोष में हमारा ब्रेसन पाए जाते हैं। ब्रेसन कोष से ब्रेसन जुड़ा जो होता है उसका नाम क्या है, गुबर्निकुलम कहते हैं। और ब्रेसन कोष के अंदर का जो हमारा पेशियां होता है उसका नाम क्या है, डॉटर्स पेशियां, जो क्या करता है, तापमान नियंत्रण में इसका आकार बड़ा छोटा करने का काम करता है। देखो इसके बाद हमारा ये सारे चीजें ब्रेसन उदर गुहा के बाहर कहाँ मिलता है, ब्रेसन कोष में क्यों मिलता है, तो कहता है तापमान, यानी कि शुक्राणु जनन का प्रक्रिया के लिए टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो होता कितना ये पूछ सकता है, तो 37 में 2 और 2.5 घटा देंगे, मतलब 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक ब्रेसन का आकार अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद ये संरचना आपको बनाना था। ठीक क्वेश्चन आएगा ब्रेसन के हमारा अनुप्रस्थ काट, तो आपको ये संरचना बनाना है। ठीक तो इसमें आपको देखो, अगर तुमको ये मेम्ब्रेन याद ना रहे तो आप एक मोटा सा मेम्ब्रेन दिखा के काम चला सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों मेम्ब्रेन का चर्चा विशेष नहीं किया है, वो केवल श्वेत आवरण का बात किया है। ठीक बाकी आपको इसमें मुख्य रूप से दिखाना क्या है, ये सब नलिका को दिखाना है और ब्रेसन पालिका को जरूर दिखाना है। ठीक ब्रेसन पालिका टोटल एक ब्रेसन में कितना होता है, 250 होता है, और प्रत्येक ब्रेसन पालिका में शुक्रजनक नलिका की संख्या कितना होता है, 1 से लेकर के 3 तक होता है। ठीक तो ये संरचना आपको बनाना है, ये हमारे किसका संरचना है, ब्रेसन के अनुप्रस्थ काट का संरचना है। ठीक यानी ब्रेसन के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, ये सारी बातें यहाँ लिखा गया है। देखो अब ये चीजें हम लोग जानते हैं कि यौनिक आवरण वगैरह क्या है, कि देखो अगर फिगर से देखें तो यौनिक आवरण सबसे बाहरी आवरण है, बट ये ब्रेसन के चारों तरफ कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक श्वेत आवरण सबसे थिक यानी सबसे मोटा आवरण होता है, जो श्वेत संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। संवहनीय आवरण सबसे आंतरिक आवरण है, क्या है, सबसे आंतरिक आवरण और सबसे पतला आवरण है। शांत रहो, कर क्या रहा है, शांत हो जाओ, अभी भी एग्जाम है लेकिन अभी वो नहीं सुधरा है। शांत हो जाओ। देखो वो बात नहीं है, बात है ना, क्योंकि अभी प्रेशर इस तरह का नहीं है, अभी बस यही है ना कि बोर्ड पास कर जाएगी ही नहीं ना, वो नहीं आएगा, वो एग्जाम दे लेने के बाद भी नहीं आएगा। हाँ 26 में तो दुनिया खत्म है ना, 7 दिन का तो और बातें हैं जी। अच्छा है, इसीलिए दोस्ती में अच्छे से बात कर लेते हैं, कहीं दोस्त गुम हो गया तो। शांत हो जाओ। देखो एक तो ये है ना कि जो डेली क्लास किया है ना, उसको पास होने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि उसको अगर एक शब्द सुना हुआ लगेगा कि ये चीजें सुने हैं, फिर तो कहानी बनाइए देगा और कहानी बना देगा तो कुछ तो सही लिखेगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी बना दिया है, कुछ वर्ड अगर सही है तो 1 नंबर तो मिल ही जाता है, तो बाकी इस तरह से पास तो हो ही जाता है। देखो अब हाँ फर्स्ट डिवीजन से नीचे किसी का नहीं आता है इस कोचिंग में, तो पिछले साल का रिजल्ट हम देख रहे थे, तो जितना बच्चा टेस्ट सीरीज में केवल एडमिशन लिया था और टेस्ट दिया था, टोटल भी नहीं दिया था बट भाग लिया था, उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो सेकंड किया हो, सब फर्स्ट किया था। ठीक नहीं वो टेस्ट सीरीज नहीं दिया था,
जो सेकंड आया था वो टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, एक बच्चा फेल भी था, बट वो 6 महीना से गायब था। हाँ, तो कंटिन्यू अगर क्लास आ रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि 60% तो आइए जाएगा। इतना तो बुद्धि है, आते जाते डेली बैठ हो रहे हैं तो। और डेली अगर तुम क्वेश्चन भी देख रहा है तो कुछ तो याद हो ही रहा है ना। अब मान लो टेस्ट सीरीज में नहीं भी बनता है, लेकिन जब टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं बाद में उसका आंसर तो ढूंढवे करते हैं, नहीं बनता है तो उतना तो कर ही रहा है। ये चीजें सेम लिखा हुआ है हमारा। देखो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, त्रिभुजाकार कक्ष पाया जाता है जिसका टोटल संख्या 250 होता है। कहीं कहीं पे 200 से 300 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, कहता है प्रत्येक ऑपरेशन पालिका में 1 से लेकर के 3 नलिका पाया जाता है अतिकुंडलित, जिसका नाम क्या है, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट पड़ना है। ठीक, तो शुक्रजनक नलिका को जब कट करिएगा तो इस नलिका के आंतरिक भाग में 2 तरह का कोशिका मिलेगा। एक मिलता है त्रिभुज के आकार का संरचना जिसका नाम क्या है, सर्टोली कोशिका। बाकी इसका एक लेयर मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, नर जन्म कोशिका या शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका को इंग्लिश में लिख के देगा स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। ठीक, तो ये कोशिका हुआ। और नलिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसका नाम क्या होता है, अंतराली अवकाश। और इसमें पाए जाने वाला कोशिका का नाम क्या है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। इसमें ब्लड वेसल्स भी होता है और प्रतिरचनात्मक कोशिका भी पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे सबका काम आपसे पूछता है कि नर जन्म कोशिका अगुणित होगा या द्विगुणित। अरे द्विगुणित, अभी अर्धसूत्री विभाजन हुआ कहाँ है। अभी यहाँ पे जितना कोशिका मिल रहा है सब कैसा है, द्विगुणित है। ठीक, नर जन्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। ठीक, यानी ये कोशिका क्या काम करेगा, शुक्राणु बनाने का। सर्टोली कोशिका क्या काम करता है, तो शुक्राणु को पोषण देता है। और लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका क्या काम करता है, तो हमारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक, तो तीनों कोशिका का यहाँ से फंक्शन याद रखिएगा। देखो यही चीजें आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा कि नर जन्म कोशिका में हमारा इसी को शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनता है और बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणुजनन कहते हैं। ठीक, सर्टोली कोशिका नर जन्म कोशिका या शुक्राणु को पोषण देता है और साथ ही साथ इनहिबिन नामक प्रोटीन का भी सिक्रेशन करता है जो शुक्राणु जनन प्रक्रिया को नियमन करते हैं। उसके बाद है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका हमारा क्या होता है, तो नर जन्म कोश, ये तो नोट पॉइंट लिखा गया है। अंतराली कोशिका यहाँ पे देखो कहता है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका, अंतराली अवकाश में पाए जाने वाले कोशिका जिसका काम क्या है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसके अंतर्गत कौन आता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है, उसको अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली अवकाश में हमारा ब्लड वेसल होता है पतला पतला। साथ ही साथ और क्या पाया जाता है, कुछ प्रतिरचनात्मक काम करने वाला कोशिका भी मिलता है। आगे है हमारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है। एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे भी मिलेगा कि अंडाशय और वृषण के 2 कार्य लिखे, इस तरह से सब्जेक्टिव में है। ठीक, तो अंडाशय और वृषण का 2-2 कार्य लिखना अगर है तो वृषण में 2 काम क्या होगा, पहला काम कि हमारा वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा काम हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वो क्या करता है, स्रावन करता है। हो गया। अंडाशय का 2 काम पूछेगा तो सेम वैसे लिखना है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और मादा हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। ठीक, तो एकदम देखो सिंपल लिखना बट अच्छे से लिखना। ठीक, हेडिंग लगाना अंडाशय के कार्य, उसके बाद पॉइंट लिखना। ठीक, ऐसे नहीं उठाए और लिख दिए तो वैसे भी नंबर 2 नंबर देने का इच्छा भी रहेगा। अगर उससे पहले वाला तुमसे ज्यादा अच्छा से लिखा है तो तुमको 1.5 नंबर देगा। लिखा हुआ भी तुम्हारा सेम बात है, लेकिन डिपेंड करता है सब्जेक्टिव कॉपी में आगे और पीछे वाला पे। अब तुम्हारे से आगे वाला बहुत खराब लिखा है और उसके कंपेयर में तुम्हारा अच्छा लिखा हुआ है तो उसको जितना नंबर मिला उससे ज्यादा मिलेगा। और शुरू वाला बहुत अच्छा से लिखा है और उसके बाद तुम्हारा कॉपी मिल रहा है तो उसको 2 नंबर मिला है तो तुमको तो ऑब्वियस है कि उससे कम देगा। तो ये चीजें भी ध्यान रखा जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा सजाना सीखो। अब यही चीजें बचा है, पढ़ने के लिए तो पढ़ ही लिया है। अरेंज देखो क्वेश्चन के आंसर जितना अच्छे से अरेंज कर लिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन अंतर लिखने के लिए आए तो सीधा अंतर लिखने मत लग जाओ। उसमें पहले ये लाइन लिखो कि हमारा जैसे लैंगिक अलैंगिक ही आ जाए तो पहला पॉइंट ये लिखो कि लैंगिक अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इस तरह से लिखने का तरीका बनाओ।
नहीं तो कुछ लोग तो भाई इतना टेस्ट दे दिया है ना, अभी भी आदत नहीं सुधरा है ना, वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एक टेस्ट दो टेस्ट में होता है कि सीखता है आदमी। अब तो तुम लोग का टोटल ओवरऑल अगर टेस्ट देखे तो 20 टेस्ट के आसपास हो चुका है ना, 22-23 टेस्ट, फिर भी आदत वही है पहले टेस्ट वाला। तो फिर काहे ला दिया 22 टेस्ट, एक ही को एक एक पेपर दे के हो जाता कहानी खत्म। अच्छा पैसा दे दिया था इसीलिए ना, 300 रुपया लेना जो है ना, उसके बाद लास्ट में चिकन खा के चल जाना है घरे। देखो टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है, तो अगर मेल का जो कैरेक्टर आपको मेल के जैसा दिखता है उसका कारण कौन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी दाढ़ी मोछ का आना या कह सकते हैं गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो किसके वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से। ठीक, तो ये हार्मोन जो होता है शुक्राणु जनन प्रक्रिया को प्रेरित करता है, साथ ही साथ मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, और नर जनन अंग जो होता है या बाह्य जनन अंग के विकास में भी क्या करता है, सहायता। मांसपेशियां वगैरह का भी हमारा डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद है हमारा सहायक जनन नलिका। सबसे पहले क्या है, वृषण जालिका। इसको फिगर से ही समझ लो क्या होता है। देखो अगर फिगर से देखिएगा तो हमारा वृषण जालिका का संरचना कहाँ पे दिख रहा है, ये जाल जैसा संरचना क्या है, वृषण जालिका। तो यहाँ पे गौर करो कि जितना भी शुक्रजनक नलिका है सब आपस में एक जगह पे वृषण में आकर के अति कुंडलित संरचना बनाया जाल जैसा, उसका नाम क्या है, वृषण जालिका। वृषण जालिका से हमारे इस तरह से 12 से लेकर के 20 नलिका निकलता है, जिसका नाम क्या होता है, शुक्र वाहिनिकाएं या शुक्र वाहिका। अब ये नलिका आपस में कुंडलित होकर के बहुत अति कुंडलित संरचना का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है अधिवृषण। इस नलिका को अगर बाहर निकाल के देखें तो लगभग 6 मीटर का होता है। ठीक, अब इसमें इसका 3 हिस्सा होता है, ऊपर में ज्यादा कुंडलित, नीचे में सबसे कम कुंडलित, बीच में उसके कंपेयर में, ऊपर के कंपेयर में कम होता है, नीचे के कंपेयर में ज्यादा होता है। ऊपर वाले को कैप्यूट अधिवृषण कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहा जाता है और नीचे वाले को कॉर्डा अधिवृषण कहते हैं। और ये हमारा अधिवृषण से एक नलिका निकलता है जिसका नाम क्या है, शुक्रवाहक, जो मूत्राशय के ऊपर से होते हुए कहाँ जाके मिल जाता है, अस्खलन नलिका से मिलता है और साथ में हमारा मूत्र मार्ग में मिल जाता है। ठीक, तो ये पूरा नलिका इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो कहता है वृषण के सभी शुक्रजनक नलिका वृषण के पृष्ठ भाग में एकत्रित होकर जाल जैसा संरचना बनाता है, जिसको वृषण जालिका कहते हैं। वृषण जालिका से 12 से 20 नलिका निकलता है, जिसको शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनिकाएं कहते हैं। अधिवृषण, तो सभी शुक्रवाहिका आपस में मिलकर के वृषण के पृष्ठ भाग पर अति कुंडलित अधिवृषण का निर्माण करता है। मानव में अधिवृषण का लंबाई कितना होता है, 6 मीटर होता है। अधिवृषण में काम क्या होता है, तो शुक्राणु परिपक्व यानी मेच्योर होता है। ठीक, इसके बाद हमारा शुक्रवाहिका, इसका 3 भाग है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डा। कैप्यूट अधिवृषण कौन है, ऊपर वाले को कैप्यूट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस और नीचे वाले को कॉर्डा। अंतर क्या क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले कैप्यूट का परिभाषा लिखना होगा, तो कहिएगा कि अधिवृषण के सबसे ऊपरी भाग को कैप्यूट अधिवृषण कहते हैं, जो सबसे अधिक कुंडलित होता है। कॉर्पस को लिखना होगा तो क्या कहिएगा कि ये मध्य भाग है और हमारा कैप्यूट से कम कुंडलित होता है। कॉर्डा के लिए सबसे निचला भाग है और सबसे कम कुंडलित भाग होता है। ठीक, तो इस तरह से फिगर से ही लिखा गया है सब चीजें। देखो आगे है हमारा शुक्रवाहक। अब ये है हमारा नलिका का बात करता है, तो प्रत्येक वृषण से एक शुक्रवाहक निकलता है, जो मूत्राशय के ऊपर से होते हुए शुक्राशय ग्रंथि में जाकर के मिलता है और किसका निर्माण करता है, अस्खलन नलिका का। अस्खलन नलिका नीचे किससे जाकर मिल जाता है, मूत्र मार्ग से। ठीक, फिर यहाँ से डायरेक्शन पूछेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ, शुक्राणु कहाँ बना। अगर क्वेश्चन ये पूछे तो वृषण के किस भाग में, अरे गधा, वो वृषण का भी बहुत सारा कंपार्टमेंट अभी पढ़ लिए हम लोग। वृषण में कौन सा हिस्सा में बना, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका से कहा जाएगा, वृषण जालिका में। वृषण जालिका से शुक्रवाहिनिकाएं में, शुक्रवाहिनिका से अधिवृषण में, अधिवृषण से शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक से अस्खलन नलिका और अस्खलन नलिका से मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर, और मूत्र मार्ग से सेशन का जो शरीर के बाहर होता है उस ओपनिंग का नाम क्या है, सीसन के बाह्य ओपनिंग का नाम क्या है, मुंड। तो वो आगे फूला हुआ भाग का है,
ओपनिंग का पूछ रहे हैं। आग्रछा तो त्वचा का नाम है ना, क्या? वाह वाह। शीशन का संरचना में अगर मान लो जैसे हम लोग छिद्र का नाम देगा तो क्या नाम देगा? शीशन का संरचना याद है? यूरेथ्रल मीटस, याद आया? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। नहीं याद आया तो कॉपी में खोल के देखो, लिखाया गया है। ये हमारा क्या है कि ये डायरेक्शन दिखाया गया है कि शुक्राणु कहां से कहां फ्लो करेगा, ठीक? तो बनेगा शुक्रजनक नलिका में, वहां से जाएगा वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्र वाहिका, फिर अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग आगे हमारा यूरेथ्रल मीटस से शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक? आगे है ग्रंथि पढ़ना। ग्रंथि में टोटल 3 ग्रंथि है। कौन कौन? सबसे पहले है शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि नर जनन तंत्र में कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। शुक्राशय ग्रंथि से निकला हुआ जो तरल पदार्थ होता है वो टोटल वीर्य के कितना % हिस्सा बनाता है? 60 से 70%, ठीक? कहता है शुक्राशय ग्रंथि से निकला हुआ तरल पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस और कुछ एंजाइम जैसे फाइब्रिनोजेन, इस तरह से, ठीक? अब इसमें फ्रुक्टोज का काम होता है शुक्राणु को पोषण देना, प्रोस्टाग्लैंडिस का काम होता है कि गति करता है हमारा, तो उसमें हेल्प करता है, ठीक? दूसरा हमारा है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि का संख्या 1 होता है और ये कई पिंडों से मिलकर के बना होता है, ठीक? और पुरस्थ ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र मार्ग के आधार पर पाया जाता है, जो कई पिंड से मिलके बनता है। पुरस्थ ग्रंथि से निकला हुआ द्रव्य जो होता है उसका हमारा वीर्य का कितना % हिस्सा बनाता है? 20 से 25%। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो फॉस्फेट, सिट्रिकम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन सा? जैसे एमाइलेज, पेप्सिनोजेन, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का काम क्या होता है? तो ये अंडाशय को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, सॉरी, अंडाणु को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया कहाँ जाता है? तो शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा संरचना होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में पाए जाने वाला तरल हमारा कौन है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ठीक? देखो, इसके बाद है हमारा कॉपर ग्रंथि। तो कॉपर ग्रंथि ये हमारा 1 जोड़ा होता है और इस ग्रंथि से निकला हुआ द्रव्य वीर्य के 5 से 10% हिस्सा बनाता है। और इस ग्रंथि का मेन काम क्या है कि ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मैथुन क्रिया के दौरान क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, मतलब घर्षण को कम करने का काम करता है। देखो, आगे है वीर्य के बारे में कि वीर्य क्या होता है। तो वीर्य एक्चुअल में क्या है कि तीनों ग्रंथि से निकला हुआ द्रव्य और शुक्राणु के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य यानी सीमेन कहा जाता है। वीर्य का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.5 होता है। इसका कलर श्वेत होता है और चिपचिपा होता है, ठीक? एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य का स्खलित मात्रा जो होता है वो कितना होता है? 2.5 से 4 ml तक। उसमें शुक्राणु का संख्या पूछेगा तो 20 से 30 करोड़ के आसपास होता है, ठीक? देखो, आगे है शीशन। शीशन हमारे क्या है? तो नर जनन तंत्र या नर का बाह्य जनन अंग हमारा शीशन होता है। शीशन एक विशेष प्रकार के उत्तक से बना होता है जिसका नाम है इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक? इरेक्टाइल टिश्यू, अब देखो शीशन के आगे का भाग देखिएगा तो हल्का फुला होता है जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं या हिंदी में कहा जाता है शीशन मुंड। और वो उसके ऊपर एक आवरण या त्वचा पाया जाता है जिसका नाम होता है हमारा फोरस्किन या अग्रछद। मूत्र मार्ग के बाहरी द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है, ठीक? तो ये हमारा हो गया शीशन के बारे में। तो नर जनन तंत्र यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी में सिंपल एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक? तो ऐसा सिंपल फिगर भी बना सकते हैं। इसमें कहां से कहां जाता है वो, कहां? देखो, इसके बाद मादा जनन तंत्र के बारे में है। मादा जनन तंत्र या उसी को स्त्री जनन तंत्र कहेंगे। जैसे नर जनन तंत्र को 3 भाग में बांटते हैं वैसे मादा जनन तंत्र को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक? मादा जनन तंत्र को जब 3 भाग में बांटेंगे तो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और बाह्य जनन अंग होगा। इसके बाद मादा जनन तंत्र में हमारा सबसे बाह्य प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? अंडाशय। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। सहायक जनन अंग की बात करें तो यहाँ भी 2 है हमारा, सहायक जनन नलिका, सहायक जनन ग्रंथि।
सहायक जनन नलिका में 3 नलिका, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। सहायक ग्रंथि में 2 ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। एनसीईआरटी में एक ही ग्रंथि पढ़ना है, स्तन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में चर्चा नहीं किया है। बाह्य जननांग को पूरा सभी बाह्य जननांग को मिलाकर क्या कहा जाता है? वग या वल्वा कहते हैं। और बाह्य जननांग के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आता है? जघन उत्थान, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, क्लाइटोरिस और परकोष्ठ आता है। ठीक, तो इसमें बाह्य जननांग का संख्या मेल में 1 है, बट इसमें 1 से